डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 90 डिग्री सोल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 90 डिग्री सोल्यूशन में। आज मैं आपको 30 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आप साथ साथ ऑप्शन भी लगा सकते हैं और आपका जो भी नंबर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें और बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए, संविधान सभा से कई क्वेश्चन बना। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था, जो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। यह त्रिसदस्यीय मिशन था, जिसमें पेंथिक लॉरेंस राज्य सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रधान थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापारिक बोर्ड के प्रधान थे। इस मिशन के आधार पर संविधान सभा के गठन के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव में 392 सदस्य थे। कितना? 392, 29392, जिसमें 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था। यह बहुदलीय निकाय नहीं था और ना ही इसमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया था। आंसर तो निकल गया होगा। इसमें ऑप्शन में देख लेंगे, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ, ये गलत है। वह बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल नहीं, वह बहुदलीय निकाय नहीं था। वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका जो सही है 1 एवं 4। तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, आपका ऑप्शन है वो सी है, सी ऑप्शन 1 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा न्यूटन के गति के कौन से नियम से मिलती है। इसमें 3 क्वेश्चन बना। बल की परिभाषा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, बल का व्यंजक निकला न्यूटन के दूसरे नियम से, और बल का प्रकृति एवं दिशा निकला न्यूटन के तीसरे नियम से। तो आपका जो आंसर है वो बल की परिभाषा है। तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से है संबंधित। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं करती है। इसमें चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा। देखिए, ए ऑप्शन में द्रव का तापमान जितना ज़्यादा होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही ज़्यादा होगी। जैसे जैसे तापमान में कमी होगी शीतलन की प्रक्रिया कम होती जाएगी। ऐसा हमने नहीं, न्यूटन भगवान ने कहे थे। बी ऑप्शन में द्रव का क्षेत्रफल समझें। हम लोग चाय पीते हैं तो कप के बजाय प्लेट में सुरख लेते हैं। वैसे ही खिचड़ी खाते हैं गरम गरम तो कटोरी के बदले थाली में खाने में ज़्यादा सहूलियत होगी। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो वाष्पन की क्रिया बढ़ेगा। अब डी ऑप्शन में समझे वायु दाब। यदि वायु दाब बढ़ा हुआ है तो वाष्पन की क्रिया कम हो जाएगी और यदि वायु दाब कम है तो वाष्पन की क्रिया ज़्यादा होगी। सी ऑप्शन में द्रव का द्रव्यमान कोई प्रभाव नहीं डालता है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मिलता नहीं है। तो इसमें 4 में 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो देख लीजिए, सरिस्का मृग वन कहाँ है? राजस्थान में, ये बिल्कुल सही है। सरिस्का राजस्थान में। और काजीरंगा असम, ये भी बिल्कुल सही है। और घाना जो है वो कहाँ हो जाएगा? मेघालय नहीं हो जाएगा, ये गलत है। घाना मेघालय नहीं होगा। घाना जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। और शिवपुरी जो राष्ट्रीय पार्क है वो मध्य प्रदेश, ये भी सही हो जाएगा, शिवपुरी। तो आपका जो आंसर जो निकल के आया वो क्या है? घाना, सी ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, घाना तो राजस्थान में हुआ, लेकिन मेघालय में क्या है? तो मेघालय में नोकरक है, ठीक है। मेघालय में क्या है? नोकरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें सारे ऑप्शन जो है वो छांटने वाला है। इसमें भी 3 में 1 सही होगा, 1 गलत होगा। अब यहाँ एक एक करके देख लेते हैं। बैरम खां किसका संरक्षक था? तो अकबर का, ये भी सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। जसवंत सिंह औरंगजेब का, ये भी सही है। अमीर खुसरो जहांगीर का नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी का होगा। अमीर खुसरो किसका होगा? जहांगीर का नहीं हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का होगा। और हरि विजय सूरी जो है वो अकबर का संरक्षक है। अकबर का संरक्षक बैरम खां भी है, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। आपका जो आंसर जो निकला वो सी ऑप्शन, अमीर खुसरो। अब यहाँ पर अमीर खुसरो की बात आया तो अमीर खुसरो के बारे में 2-3 चीज़ जान लेते हैं। अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? तो यूपी के एटा ज़िले के रहने वाले थे। अमीर खुसरो को तबला का जनक, कव्वाली का जनक, सारंगी का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो बलवंत से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक कुल मिलाकर 8 सुल्तान के राज दरबार को सुशोभित किए थे।
इनकी प्रसिद्ध रचना तुगलक नामक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को अपना दरबारी कवि, दरबारी संगीतकार घोषित कर दिया था। जिस तरह से दरबारी संगीतकार अकबर के काल में तानसेन थे, ध्रुपद गायन शैली का जन्मदाता तानसेन थे, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाले थे, लेकिन अमीर खुसरो यूपी के एटा ज़िला के रहने वाले थे। आपका जो आंसर है वो क्या है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों का उनके रचयिताओं से मिलान कीजिए। तो इसमें देख लीजिए, महाभारत जो है वो वेद व्यास, महाभारत क्या हो जाएगा? वेद व्यास। और कादम्बरी वानभट्ट, कादम्बरी का वानभट्ट हो जाएंगे लेखक। और मेघदूत कालिदास। और अष्टाध्यायी पाणिनि। आपका जो आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 आपका आंसर मिलाते हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा? 4 3 1 2, सी ऑप्शन। आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम, ग्रेशम लॉ किससे संबंधित है? देखिए, जब अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा साथ साथ प्रचलन में रहते हैं तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देता है। इसका मतलब मुद्रा के संचालन के संबंध में कौन सा नियम? ग्रेशम का नियम, ग्रेशम लॉ। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, मुद्रा संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा बृहत्तम अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? देखिए, भारत की सबसे लंबी एवं चौड़ी नदी गंगा को माना जाता है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी एवं चौड़ी नदी गंगा है, लेकिन दूसरी सबसे लंबी और चौड़ी नदी गोदावरी को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो खोज रहा है दूसरा। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी को कहा गया जो प्रायद्वीपीय गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को क्या क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय गंगा या वृद्ध या बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी एवं चौड़ी नदी, तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बना कि दक्षिणी भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यह अपने अक्ष तल से कितने अंश से झुकी हुई है? देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 90 माइनस 23.5 बराबर 66.5 डिग्री। अब यहाँ पे समझेंगे, ये जो इसका है ये तल है, ये तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो अपने अक्ष पर ये साइड में कितने डिग्री पर बनाती है कोण? तो 23.5 डिग्री बनाती है। ठीक है, आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल काटी जाती है। देखिए, खरीफ फसल बोई जाती है मई जून में, लेकिन काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, मई जून में बोई जाती है लेकिन काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, जूट, कपास, गन्ना एवं तंबाकू आता है। ठीक है, इसे याद करने के लिए आप एक छोटा सा स्टोरी सुनिए। जैसे मान लिया जाए आपको मार्केट जाना है, तो जाने से पहले आप सोच ले कि आपको खाना खाकर जाना है। तो खाना में आपने बनाया चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा। आपने क्या क्या बनाया? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। तो जब चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का बनाया तो आपने सोचा कि इसके साथ में खाने के लिए क्या बनाएंगे? दाल। तो दाल कितना बनाएंगे? 3 तरह का दाल बनाएंगे, मूंग का दाल, उड़द का दाल और अरहर का दाल। मूंग, उड़द, अरहर का दाल। और जब दाल बन गया तो दाल को छौंकेंगे तो किससे? तो तेल से। तो कितने तरह का तेल लेंगे? 3 तरह का तेल लेंगे, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल। और जब खाना बन के तैयार हो जाएगा तो खाना खाएंगे, उसके बाद जूट एवं कपास का कपड़ा पहनेंगे और जाएंगे मार्केट। मार्केट में जाकर गन्ना का रस पिएंगे, लेकिन तंबाकू नहीं खाएंगे, क्योंकि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। आपका जो आंसर है वो क्या है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्वलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? अनुच्छेद 137 के अधीन। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले द्वारा दिए गए जजमेंट को रिव्यू ले सकता है, और यह रिव्यू लिया गया है अमेरिका के संविधान से। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आया है? अमेरिका के संविधान से।
इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन, एक अनुच्छेद 137। अब यहाँ पे चारों के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कभी भी किसी भी मुद्दे पर सलाह ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को उनका सलाह मानना बाध्यकारी नहीं हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा। तो ये 143 में है। और यहाँ पे 132 में समझेंगे, अपीलीय अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अनुच्छेद कितना में, 132 में कहा गया है कि हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, अब डी ऑप्शन में चलें। अनुच्छेद 139 में कहा गया है कि मूल अधिकार से अतिरिक्त अन्य कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकता है। आपका आंसर जो था वो क्या था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। तो इसमें प्रथम योजना जो है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को, इसमें जो हो जाएगा वो 2। और द्वितीय योजना जो है वो तीव्र औद्योगिकरण से संबंधित है। और तृतीय योजना जो है वो आधारभूत उद्योग का प्रसार, तृतीय योजना। चतुर्थ योजना हो जाएगा स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता, स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। और चतुर्थ योजना जो है वो बहुत पूछता है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम और निर्मम नीट प्रोग्राम। इसका क्या हो जाएगा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। चतुर्थ योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। आपका जो ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 2, 2, 1, 3, 4, 5। आपका आंसर जो क्या हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। 2, 1, 3, 5, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्यों? क्योंकि समुद्री जल के तुलना में नदी के जल का घनत्व कम है और नदी के जल के तुलना में समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार की लवणताएं घुली हुई रहती है और उस लवणता का जो स्रोत है वो धरातलीय चट्टान से है। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था कि उस लवणता का स्रोत, समुद्री लवणता का स्रोत कहाँ से है, तो धरातलीय चट्टान से है। आपका आंसर जो है वो क्या होगा, डी ऑप्शन, समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है, तो वाट पर। और हम लोग को पता है कि विद्युत शक्ति का मात्रक वाट और 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। आपका आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, वाट के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? देखिए, जब देश में विधवा की संख्या बढ़ने लगा तो लॉर्ड कैनिंग के काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा को भी दोबारा विवाह करने का मौका दिया गया। इसका मतलब है कि विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिया किसने, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? इसमें देखना है कि हार्डवेयर नहीं है। तो कीबोर्ड जो है वो हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है और रोम हार्डवेयर है, लेकिन विंडो एक्सपी जो है वो हार्डवेयर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है? तो डॉट मैट्रिक्स, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स में कार्बन की खपत कम होती है। आपका आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? अम्ल वर्षा को स्टोन कैंसर भी कहा जाता है। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। आपका जो आंसर जो है वो क्या होगा, डी ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। यदि क्वेश्चन पूछता कि यह सल्फर डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में आया कहाँ से, तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान। दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान हमारे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड आया, लेकिन भूकंप के दौरान रेडॉन गैस पहुंचा, क्योंकि हमारे वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं है। ये पहुंचता है कभी कभी जब पृथ्वी हिलता है उसके दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है? मधुसूदनी मतलब इंसुलिन, जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। डायबिटीज़ मेलेटस को उत्पन्न करती है। अग्नाशय पेंक्रियाज को। आपका आंसर जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि
सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड अग्नाशय, जिसे अंग्रेजी में पेंक्रियाज कहते हैं, जो मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का उदाहरण है। बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का उदाहरण है। यह आइसलेट ऑफ लैंगरहेंस, हिंदी में लैंगरहेंस द्वीपिका का बना होता है, जिसमें 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल और तीसरा डेल्टा सेल। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकोन हार्मोन। अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकोन हार्मोन। और बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, जिसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज मेलेटस रोग होता है। और तीसरा है डेल्टा सेल, जिससे सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के संबंध में नियम दिया। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल स्कॉटलैंड के यूके के एक विख्यात गणितज्ञ एवं भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1865 में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे रेडियो और टेलीविज़न का आविष्कार संभव हो सका। किसने? मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। लेकिन जो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन के नियम के संबंध में फैराडे। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए दिया जाता है? देखिए, जब भी बायां हाथ का नियम आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक के ले जाने वाली धारा की दिशा को इंडिकेट करेगा। ठीक है, आपका आंसर जो है वो क्या होगा? सी ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति को दिशा को इंडिकेट करता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaO Cl2, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CaO Cl2 हो जाएगा। यह एक यौगिक है, कंपाउंड है, जिसके लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य रूप से जाना जाता है। तो देखिए, यह किस रूप से जाना जाता है? इसको ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण कहते हैं इसे। आपका जो आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। CaO Cl2 को ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन किसका 40% विलयन है? तो किसका हो जाएगा? मेथेनल का। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? देखिए, इसे आप ध्यान से समझेंगे। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरा चौरी नामक स्थान पर कुछ किसानों के द्वारा एक थाना को आग लगा दिया गया। इस घटना को चौरी चौरा कांड हत्या कहा गया, जिसके बिहाफ में गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 12 फरवरी 1922। लेकिन यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है तो न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक कहते हैं, इसे सेंट्रल हॉल ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रक कक्ष या सेंट्रल हॉल ऑफ द सेल कहा जाता है। आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, न्यूक्लियस द्वारा। क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का केंद्र। क्लोरोप्लास्ट क्या है? हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का केंद्र। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो जाएगा। और साइटोप्लाज्म हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, जीवन का भौतिक आधार। क्या है? जीवन का भौतिक आधार। हालांकि हक्सले ने कहा था जीव द्रव्य, जीवन का भौतिक आधार। इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से नेत्र की सहायता करता है? तो इसे 5 से 6 क्वेश्चन समझेंगे। देखिए, हमारे आँख का सबसे बाहरी भाग कॉर्निया है। हमारे आँख का सबसे बाहरी भाग क्या है? कॉर्निया है, जिसे नेत्रदान के समय दान में दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कॉर्निया को ही नेत्रदान में दान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रक्त नलिकाएँ नहीं है, अतः यह मृत्यु के बाद भी 48 से 72 घंटे तक जिंदा रहता है। इसलिए मृत्यु के पश्चात हम लोग आँख की कॉर्निया को दान में दे सकते हैं। इसके बाद कॉर्निया के ठीक पीछे वाला भाग है आइरिस, जो आँखों के अंदर जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और आँखों का कलर भी आइरिस पर निर्भर करता है।
उसके बाद आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के ठीक बीचों बीच में है एक छेद है जिसे पुपिल कहा जाता है। नेत्र तारा, यह कम प्रकाश में फैलता है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है। उसके बाद आइरिस के पीछे नेत्र लेंस है। यह जो लेंस है उस लेंस को लटकाने वाली सिलियरी मांसपेशी है जिसका निर्माण एम्ब्रियो स्टेज के लीवर के इंडोडर्म कोशिका से होता है। हालांकि अधिक मांसपेशियाँ हमारे शरीर की निर्माण होता है मेजोडर्म कोशिका से। अब ये जो सिलियरी मांसपेशी है उसमें 6 प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की, जो आँखों का एकोमोडेशन पावर, सामंजक क्षमता निर्धारित करता है। इसी के द्वारा लेंस की फोकस दूरी घटती बढ़ती रहती है। नियर पॉइंट यदि 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट अनंत, इस दोनों के बीच में सामंजक स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? तो सिलियरी मांसपेशी के द्वारा। अब जैसे जैसे उम्र ढलेगा तो सारा मसल्स भी ढलेगा, लूज होगा। देखते हैं ना, मसल्स को टाइट रखने के लिए एक से एक इंजेक्शन को लगाया जाता है जो शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। अतः हमारी सिलियरी मांसपेशी भी समय के साथ साथ लूज होती है, और जैसे ही सिलियरी मांसपेशी लूज हुई तो आँखों का सामंजक क्षमता, एकोमोडेशन पावर प्रभावित होता है, जिसके कारण हम लोगों को दोनों प्रकार का दृष्टि दोष हो जाता है, प्रेस बायोपिया। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए प्रयोग हुआ। तो किसका प्रयोग हुआ एडजस्ट करने के लिए फ्रेंड्स? तो सिलियरी मांसपेशी का। ठीक है, आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। सिलिया पिंट जो यहाँ पे है सिलियरी मांसपेशी, इसे दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी खोज सूर्या सर ने नहीं किया था बल्कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। तो क्लियर हो गया होगा, आपका आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है, यानी कि इकाई है। तो इसका जो आंसर है वो नेफ्रॉन से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, गुर्दा जिसे इंग्लिश में किडनी या ब्रिक तीनों एक ही है, जिसकी इकाई है नेफ्रॉन्स। जिसकी इकाई क्या है? नेफ्रॉन से है। आपका आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हमारे शरीर की इकाई सेल को कहा जाता है, कोशिका को कहते हैं, और आनुवांशिक इकाई डीएनए, और तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन को कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन। ठीक है। फेफड़ा जिसे इंग्लिश में लंग कहते हैं, इसकी इकाई अल्बियोली। इसकी इकाई क्या हो जाएगा? अल्बियोली। लेकिन यदि आपसे पूछता कि आनुवांशिक पदार्थ, तो क्या होगा? जीन। आनुवांशिक पदार्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जीन हो जाएगा। ठीक है। और मेडुला जो है, यहाँ पे जो मेडुला है सी ऑप्शन में, वो मस्तिष्क में पाई जाती है, जो अनियंत्रित या अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। आपका आंसर कौन सा है? नेफ्रॉन्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? मतलब वृद्ध लोगों में विद्यमान नहीं है। तो इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर के अग्नाशय में पेंक्रियाज से ट्रिप्सिन और एमाइलेप्सिन निकलता है। क्या क्या निकलता है? ट्रिप्सिन और एमाइलेप्सिन निकलता है। लेकिन हमारे हमारे अमाशय स्टोमैक्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं। उस जठर ग्रंथि को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है, जिसमें गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इस जूस में 4 प्रकार का रस पाया जाता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा गैस्ट्रिक लाइपेज, और चौथा है रेनिन। HCl जो है वो कोई एंजाइम नहीं है, अतः यह भोजन को खराब होने से बचाता है, और साथ ही साथ भोजन के साथ जीवाणु विषाणु चल गया उसे मार देता है। यह केवल 2 काम किया। दूसरा है पेप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तीसरा है गैस्ट्रिक लाइपेज, जो वसा को तोड़ने का काम करता है। और चौथा है रेनिन, जो मिल्क प्रोटीन केसिन को पचाने का कार्य करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, देखे होंगे घर में दादाजी को गर्म दूध पिलाकर उनका पेट खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन धीरे 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 समाप्त हो जाता है। तो आपका आंसर निकल गया होगा। आपका आंसर जो है वो रेनिन होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित एंजाइमों में से सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है। तो किस में नहीं है? वयस्क में। तो कौन सा? रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी में लेफ्टिनेंट पद नेवी में निम्नलिखित किस रैंक के समकक्ष है? तो सब लेफ्टिनेंट का। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।